जय हिंद दोस्तों। टॉपर्स आंसर राइटिंग कॉपी में रवि कुमार सियाग जी 18th रैंक। हाल फिलहाल में जो हिंदी माध्यम के बेस्ट टॉपर हैं, सबसे बढ़िया रैंक लाने वाले, तो वह रवि कुमार सिहाग हैं। इनकी स्टाइलिंग की कॉपी है, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा लिखने का। जो नए लोग हैं जो लिख नहीं पाते, वह इनकी कॉपी से समझें कि इन्होंने नहीं वहां से शुरुआत की थी जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं। इनकी राइटिंग देखो, कितना पास पास से लिख रहे हैं, कितना पास पास लिख रहे हैं। लेकिन जब हमने इनकी अंतिम कॉपीज देखी हैं, तो कितना इन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को, कितना डेवलप किया, कितना उससे सीखते हुए आगे बढ़े। स्टार्टिंग की कॉपी से आपको ये सीखना पड़ेगा, ये कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि लिखना शुरू करिए। समझ रहे हो आप? इन्होंने तो कोचिंग में लिखा था, यहाँ कोई और चेक करेगा, इसके सामने तो और बेइज्जती होगी। आप कम से कम खुद के लिए तो लिखो, खुद लिखो, खुद चेक करो, क्योंकि अगर आप लिखना नहीं शुरू करोगे ना, इसलिए मैं स्टार्टिंग की कॉपी करा रहा हूँ। आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि आप लिखो, कुछ भी लिखो, पर लिखो। मैं बोलता भी हूँ, टेलीग्राम पे आप भेज सकते हैं मुझे। मैं बोलता हूँ, जैसे आपने राष्ट्रपति पढ़ा, मान लो टॉपिक, राष्ट्रपति के पीवाईक्यू जितने आए हैं, पहले प्रीलिम्स के लगा लो, फिर मेंस के उठाओ, और जो आप पढ़ा वही क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। बहुत इजी रहेगा, लेकिन आप शुरू तो करो, उस एक बाधा को पार करो, उस ब्रेकर को तोड़ो। ठीक है, देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा शुरुआती में। सुस्पष्ट कीजिए कि उपनिवेशवाद ने किस प्रकार से औपनिवेशिक समाज को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया। पहली बात तो उपनिवेशवाद को बताना है, फिर औपनिवेशिक समाज को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया एवं उसे विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग बना दिया। तीन चीजें हो गई। इसका उत्तर आप लिखकर कॉपी में फोटो खींचकर मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा। मैं देखता हूँ कितने लोग सच में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने कहाँ से शुरू किया? पुनर्जागरण से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों ने व्यापार हेतु एशियाई, अफ्रीकाई, अब यहाँ पे सर्किल है क्योंकि अफ्रीका की वर्तनी अशुद्ध है, अफ्रीका ऐसे नहीं लिखा जाएगा, अफ्रीकाई, ये देशों के मध्य समुद्री यात्रा कर व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। मालों के आयात एवं व्यापार से उत्पन्न लाभ के लोभ ने इन साम्राज्यवादी ताकतों को उपनिवेश बनाकर शोषण करने को बाध्य किया। कितना पास पास लिख रहे हैं, इतना पास नहीं लिखा जाता है। मतलब इन्होंने उपनिवेशवाद नहीं समझा, जो मैंने बोला यहाँ पे हाईलाइट किया ना मैंने। अब हम लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा पहले हमें उसको समझाना है। तभी यहाँ पे इनको बताया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया कि संक्षेप में उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए। अब आप अगर शुरू से मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको पता है यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसको मैं दो तीन लाइन में, एक आध लाइन में कम से कम समझाऊंगा, उसके बाद आगे वाली बात करूंगा। शोषण के प्रथम चरण में ताकतों ने उपनिवेशों की राजनीतिक ताकतों पर अधिकार कर उनके राजस्व से ही व्यापार करना शुरू किया। परंतु धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पश्चिम की भूखी मशीनों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उपनिवेशों का सहारा लिया। तो वो ये स्टार्टिंग के हैं, लेकिन तब भी इन्हें इनकी जो हिंदी की समझ है ना, हिंदी साहित्य भी इनके पास। पश्चिम की भूखी मशीनों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए उपनिवेश का सहारा लिया। ये शब्द जो लिखा है इन्होंने, पश्चिम की भूखी मशीनों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए, ये लाइन आपको एक बढ़िया लाइन नहीं लग रही? लग रही ना? कहने का तरीका देखो इनका। और ऐसे मैंने इनका एक एस्से कराया था, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें देखिएगा, 5th नंबर का इनका एस्से है, 5th नंबर उस पर लिखा होगा। कितना बेहतरीन उन्होंने स्टार्टिंग की उस एस्से की, ऐसे ही कहानी बना के बहुत बढ़िया लिखा है। वैसा अगर आप लिखोगे ना, तो औरों से अच्छे नंबर लेकर आओगे। अब इनकी स्टार्टिंग की कॉपी है, लेकिन फिर भी ये कितना बेहतरीन लिख रहे हैं। पश्चिम की भूखी मशीनों को कच्चा माल उपलब्ध, गजब। यहाँ पर जबरन कच्चा माल उत्पादित कर निर्यात किया गया एवं वहां के तैयार माल के बाजार के लिए इन उपनिवेशों का प्रयोग किया गया। आपकी लाइन नहीं लिख सकते क्या? आपको भी यही लाइन लिखनी है ना कि यहाँ से कच्चा माल उत्पादित कर, खरीद कर निर्यात करते थे, और वहां से जो तैयार माल होता था वो यही भारत के ही लोगों को बाजार के रूप में देखते थे और यहाँ माल को बेचते थे। तो ये लाइन आप नहीं लिख सकते, आपने नहीं पढ़ी, पढ़ी ना? मेहनत करो, एक बार खुद को जगाओगे, मैं लिख सकता हूँ। बार बार इसीलिए ला रहा हूँ ये सब कॉपीज, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप नहीं लिख रहे हो, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो एक जो है लाइन ना, वो ब्रेक नहीं हो रही। जैसे कहते हैं कि जब कोई मंच से हजारों लोगों के सामने आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि एक बार भी आप वहां नहीं गए हैं। और जो 2 4 10 बार पहुंच जाता है ना, फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती।
आप कई ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन को जानते होंगे जो पहली बार आने में बहुत हिचकिचाते थे। वो कहते हैं कि मैं पहली बार नहीं बोल पाया था मंच पे। आज वो देखो कोई माइक उठा दो। समझ रहे हो ना? तो आप भी पेन उठाइए, कागज उठाइए और इस वीडियो के बाद लिखना शुरू कीजिए। इसके अलावा उपनिवेशों के तैयार माल, हस्तशिल्प जो कि निर्यात किया जाता था, जबरन अत्यधिक शुल्क लगाकर एवं आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाकर शुष्क कर दिया गया। ये यहाँ से शुरुआत करके 18th रैंक तक गए हैं। समझ रहे हो? हिंदी माध्यम के लिए अभी तक इनके बाद कोई 18th रैंक नहीं पाया है। इस प्रकार एक तरफा संरक्षण। और पिछले 10 वर्षों तो से तो मैं जानता हूँ, 10-12 वर्षों से टॉप 20 में 2 ही लोग गए हैं। एक ये 18 रैंक और एक 2013 या 14 में एक राजस्थान कैडर के आईएएस हैं जिन्होंने निबंध की किताब भी लिखी है दृष्टि के साथ ही मिलकर। नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब जबान पे नहीं आ रहा। कमेंट में कोई लोग बता दीजिएगा, जबान पे नहीं आ रहा। उन्होंने 13th रैंक हासिल की थी, 13th या 14th या 12th रैंक थी। मतलब टॉप 20 में पिछले 10-15 वर्षों में 2 ही शख्स मुझे याद है। ठीक है, तो ये कितने कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। आप थोड़ा सा इनका ग्राफ देखिए। और ये प्रीलिम्स में भी फेल हुए थे। ये टॉप किए तो 237 रैंक लाए थे शायद, उसके बाद ये फेल हो गए यूपीएससी में प्रीलिम्स में, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। कोई लोग करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। ठीक है, तो आप देखिए कितना उतार चढ़ाव यूपीएससी में। तो आप लिखना शुरू करिए, एक एक अटेम्प्ट कीमत है यहाँ। ठीक है, उपनिवेश के कच्चे माल के स्रोत व तैयार माल के बाजार बन गए, जबकि साम्राज्यवादी देश विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादक बन गए। इस प्रकार व्यवस्था से उपनिवेशों की मौलिक समाज संरचना टूट गई, हस्तशिल्प बुनकर की कमर टूट गई। सीधे सीधे इन्होंने चीजें लिख दी। अब देखो, अच्छा है, प्रयास अच्छा है, प्रस्तुतिकरण प्रभावी है। 3.5 नंबर मिले कितने में? 10 में। क्योंकि ठीक लिख दिया, लेकिन दूर दूर थोड़ा लिखते ना, राइटिंग और बढ़िया लिखते तो और चीजें बेहतर होती। बाकी राजस्व नीति आप बता सकते थे, ये सब इन्होंने बताया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। इन सब कॉपीज को देखते रहिए बार बार, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करेंगे लिखने के लिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में विकासमान मध्यवर्गीय चेतना, जहां लोकप्रिय असंतोषों को संगठित कर राष्ट्रीय चेतना के विकास की महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई, वहीं वायसराय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने इसे सशक्त बनाया। अब देखो, ये स्टार्टिंग में अंडरलाइन भी नहीं कर रहे थे। आप जितने टॉपर, मैंने शक्ति दुबे ऑल इंडिया रैंक 1 जो इस बार हुई है उनकी भी कॉपी दिखाई, आप देखिए वो अंडरलाइन कर लेती है चीजें। ठीक है, ये भी बात को करेंगे, लेकिन इनका स्टार्टिंग का फेज है, इसलिए चीजें अभी सीखने के उस पे हैं। वस्तुतः 1857 के संघर्ष के बाद से ही अंग्रेजों ने सामाजिक राजनीतिक सुधार के झूठे दिखावों को त्याग कर प्रतिक्रियावादी रुख अपना लिया था। अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान एवं दर्शन का अध्ययन कर भारत का शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों की नीतियों पर प्रश्न उठाने लगा था। भारतीय मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि ने अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना की। आप जानते हैं कि दादाभाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसी पुस्तक में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत यहाँ पर बताया था उन्होंने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कांग्रेस से पहले संस्था थी। मद्रास महाजन सभा, ऐसी और भी जो संगठन थे वह भी राजनीतिक चेतना का संगठन कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर वायसराय लिटन की बहुत ज्यादा जो चीजें थी वो समस्या कर रही थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो चाहे इनका आर्म्स एक्ट हो। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा हानिकारक थी। और इसी के समय में दिल्ली दरबार भी हुआ था, आप जानते हैं। एक दिल्ली दरबार 2011 में हुआ उधर, 2011 में नहीं 1911 में, सॉरी। ठीक है, तो ये सब हुआ, इससे और दबाव बना, इससे और प्रतिक्रिया मध्यवर्गीय की आई, इससे और ज्यादा लोग एक्टिव हुए, इससे और ज्यादा लोग एकत्र हुए, और ज्यादा संगठन मजबूत बना। और इसी के बाद रिपन आता है, वो थोड़ा अच्छा आदमी होता है, उसने थोड़ा बहुत संभाला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया, इल्बर्ट विल विवाद हुआ था, वो ठीक आदमी था अगर अन्य लोगों से तुलना की जाए। और इसी की वजह से लिटन ने थोड़ा सा आग में घी डाला और तभी लोगों ने और ज्यादा संगठन एक्टिव हुए और सब लोग मिलकर फिर कांग्रेस को बना दिए। 4.5 नंबर मिल गए, 10 में 4.5 ठीक माने जाते हैं। जो पहला GS1 है, ये GS1 चल रहा है, इतिहास GS1 में है। ठीक है,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ, थर्ड कहाँ है तू? ये हमने कौन सा देख तू? लाइन से नहीं लगे हुए हैं, कोई बात। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बांटो और राज करो औपनिवेशिक नीति ने ही भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोया, जो कालांतर में वटवृक्ष बन गया। उसने भारत की सदियों पुरानी समरसता को भंग कर दिया तथा इसी की परिणति देश के विभाजन के रूप में परिलक्षित हुई। पहले तो हमें इस पे बताना है, बांटो और राज करो, फिर हमें आगे की कहानी को अच्छे से बता देना है। ये सब हमें 150 शब्दों में लिखना होता है, यही समस्या है कि सब कुछ आपको समाहित करना है कम में। ये कैसे आएगा? बार बार लिखने से। तो आपने मन बनाया लिखने का, यस, लिखिए। भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में सहिष्णु रही है, आज भी हम सहिष्णु हैं। ऐसा कोई देश नहीं, जब पाकिस्तान बना, जब भारत का विभाजन हुआ, तब भी कुछ लोगों ने कहा कि वाह, मुस्लिम राष्ट्र बना है तो हमें हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि विभाजन इसी आधार पे हुआ, मुस्लिम राष्ट्र अलग बना। हमारे भारत के जो नेता थे, हमारे पूर्वजों ने कहा नहीं, हमारा देश लोकतंत्र ही रहेगा, और यही फैसला कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र हम है। और बाकी हमारे पड़ोसी कोई देख लो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कौन सा एक बहुत बढ़िया राष्ट्र है? नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र वहां अच्छे से नहीं है। अफगानिस्तान देख लो, जो भी बाहरी आक्रमणकारी यहाँ आए, वे यहाँ के होकर रह गए। इस बात का प्रमाण उपलब्ध है, अंग्रेजों के आक्रमण से पहले भारत में सांप्रदायिक आधार पर दंगे, लड़ाई, अशांति जैसी वस्तु विद्यमान नहीं थी। अंग्रेजों की नीतियां धार्मिक आधार पर बांटने की तर्ज पर परिवर्तनशील रही। आप जानते हैं, 1857 की क्रांति से पूर्व अंग्रेज मुस्लिम उन्मुख रहे। अंग्रेज जो थे मुस्लिम उन्मुख रहे, लेकिन 1857 का जो नेतृत्व था वह एक मुस्लिम कर रहा था दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि सब लोग जाकर उससे ही मिले कि आप ही राजा थे उस समय, आपके नेतृत्व में हम लड़ेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। तो अंग्रेजों को लगा कि अच्छा, तो ये मुस्लिम लोग खराब हैं, तो उन्होंने चीजें बदलनी शुरू की। लेकिन आगे चलकर उन्हें पता चला कि नहीं, उनको साथ में लो, मुस्लिम को, कुछ मुस्लिम के नेताओं को बरगलाओ, तो हमें और फायदा होगा। तो अपने समयानुसार चीजें वो परिवर्तित करते रहे, कब कैसे तोड़ना है वह आराम से देखते रहे। मुस्लिम जमींदारों, शासनों के सहयोग प्राप्त करते रहे, परंतु 1857 के विद्रोह में उन्होंने यह समझा कि हिंदी मुस्लिम एकजुटता उन्हें शासन के स्थायित्व हेतु खतरा है, तो उन्हें फूट डालो राजगुरु की नीति शुरू कर दी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई बुद्धिजीवियों के पक्षधर थे, हिंदू शिक्षित वर्ग अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का आलोचक ऊपर भी देखकर आए, तो सांप्रदायिकता का इन्होंने खेल खेला। सांप्रदायिक नेताओं को ही पूरे धर्म का नेता मानने लगे, रोजगार में विभेद करने लगे, प्रचार प्रसार हेतु प्रोत्साहन देना, वित्त प्रदान करना। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता, जो प्रारंभ में देशभक्त थे, इस लाइन को कई लोगों ने खराब भी कहा। मतलब एक कोई टीचर था, उसने बोल दिया, तो अब उतनी क्लिप आप काट के वायरल कर दो कि मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त है, तो अब उसके खिलाफ लोगों के अंदर सेंटिमेंट बनेगा। क्योंकि वो पूरा क्या कहना चाहता था कि मोहम्मद अली जिन्ना स्टार्टिंग में देशभक्त थे, लेकिन बात हुआ पाकिस्तान के हिमायती हो गए, पाकिस्तान द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानने लगे। ठीक है, तो ये बात को क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ, और कुछ उनके लालच ने, कुछ उनकी चीजों ने उन्हें ऐसा कर दिया। अब यहाँ इन्होंने लिखा, आप पंग बंग आंदोलन ये सब भी बता सकते थे। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत जो था मैकडोनाल्ड वाला, 1919 में जो मुस्लिमों को अलग वोट डालने का अधिकार वो दिया गया, तो ये सब भी आप लिख सकते थे, थोड़ा विस्तार देकर स्पष्ट कर सकते थे। साथ ही और भी नीतियों का आप उल्लेख कर सकते थे, लखनऊ अधिवेशन और वो सब। तो थोड़ा सा कम लिखा इन्होंने, तभी इनको कितना मिला, 2.5 नंबर मिला। 2.5 नंबर एवरेज है, बहुत बढ़िया नहीं है। इतने नंबर अगर मिलेंगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्लेषित कीजिए कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध रूसी क्रांति के लिए एक ऐसी घटना सिद्ध हुई जिसने रूसी जनता को राजनीति से जोड़ा, एक तंत्री सत्ता के विरोध में सभी राजनीतिक ताकतों को एक सूत्र में पिरो दिया। आपको पता है, आपके जो जीएस मेंस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री है। आज कल का पैटर्न देखा जाए तो एक क्वेश्चन एटलीस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से अवश्य आ जाता है। अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स ले लेंगे थोड़े बहुत, या 9th 10th की एनसीईआरटी कर लेंगे, मैंने बंद कर दी क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे थे, कमेंट करेंगे तो 9th 10th की कराई जाएगी। ये मेंस के लिए बहुत अच्छी है, 9th 10th की एनसीईआरटी से आपका मेंस का जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध और रूसी क्रांति में कैसे क्या हुआ वो बताना है।
तो रूस में निरंकुश राजतंत्र था पहले, जिसका प्रमुख जार कहलाता था। ठीक, यहाँ पर मार्क्सवादी सिद्धांतों की तरह श्रमिक बहुल समाज ना होकर गरीब कृषक बहुल समाज था। यहाँ श्रमिक नहीं थे, गरीब कृषक ज्यादा थे। लगभग 1.5 लाख अमीर सामंतों के पास देश की 90% भूमि थी, जबकि 15 करोड़ किसान के पास केवल 10% भूमि थी। वही समस्याएं हर देश में लगभग होती हैं। जार द्वारा संसद ड्यूमा में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। केंद्रीकरण, औद्योगिकरण, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उत्पीड़न युक्त हो गई थी। इन सभी परिस्थितियों में जार द्वारा व्यापक विरोध के बावजूद सेना को प्रथम विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया, झोंक दिया गया। ठीक है, कितनी समस्याएं, फिर भी प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। इसके फलस्वरूप देश के संसाधनों का दोहन हुआ, महंगाई में वृद्धि हुई, खाद्य एवं आवश्यक वस्तुओं की भीषण कमी हो गई। और ऐसे ही कहीं न कहीं फ्रांस की जो क्रांति थी, वहां भी आप देखेंगे खाने की दिक्कत हो गई थी। वहां अमेरिका में जो क्रांति हुई थी, वहां फ्रांस से अधिकारी और सेना को भेज दिया गया था। तो थोड़ा सा समस्या वहां भी हो गई थी। खाने की समस्या हो जाती तो आदमी नहीं रह पाएगा। जनता में विद्रोह के स्वर बुलंद हुए, जिन्हें लेनिन जैसे प्रखर नेता ने मजबूत आधार प्रदान किया। तो लेनिन इंपोर्टेंट एक पर्सनालिटी है रूस की। रूसी राष्ट्रवाद और शक्ति का भ्रम भी 1905 के जापान युद्ध में टूट चुका था। लेनिन के ओजस्वी भाषणों समानता के बाद मार्क्सवाद के मजदूर वर्ग की जगह गरीब किसान मजदूर एकत्रित हो गए और विद्रोह का दमन कर दिया। पहला समाजवादी देश स्थापित हुआ था। देखो 2.5 नंबर मिला, क्यों? क्वेश्चन कुछ और था और आंसर कहीं और पहुंच गया। ठीक है, और फिर भी इनको 18th रैंक मिली, क्यों? इन्होंने कितना सुधार किया होगा अपने आप को, कितना मांजा होगा अपने आप को, कितना चमकाया होगा, कितना गले होंगे, कितना तपे होंगे, तब जाके 18th रैंक पाए। और आप सोचते हो सर हमने 2 आंसर लिख लिए तो आंसर में हो जाएगा? बंदे ने कम से कम 50+ टेस्ट दिए होंगे प्रॉपर। और फिर एक में अगर 20 क्वेश्चन भी मान लो तो 50 20 कितने हो गए? 66 लगाओ, 1000 क्वेश्चन कम से कम तो प्रॉपर वैसे दिए होंगे जैसे पेपर दिया जाता है। 4 बार एग्जाम दिया है शायद, 4 अटेम्प्ट, 4th अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। समझ रहे हो? 18th रैंक तब मिली थी, और तब भी 3rd में शायद इनका प्री नहीं हुआ था। पेशेंस देखो बंदे का, मेहनत देखो। तो फिर मैं कह रहा हूँ लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो। मैं जानता हूँ हिंदी माध्यम वाले लोग कॉपी नहीं देखते लोगों की। कॉपी देखो टॉपर की, कॉपी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ना समझ में आए ये सब देखते रहो, पीवाईक्यू देखते रहो, बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सुस्पष्ट कीजिए, हाल के वर्षों में संसदीय कार्य प्रणाली की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में किस प्रकार का क्षरण दृष्टिगत हो रहा है? इसके उपचार हेतु तो आप किस प्रकार के सुधार की अनुशंसा करेंगे? पहले तो हमें संसदीय कार्य प्रणाली समझानी है, तो उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता में क्षरण कैसे हो रहा है, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है। फिर सुधारा कैसे जाए ये हमें बताना है 250 शब्दों में। चलो, संसद एक ऐसा शब्द है जिसका नाम लेते ही हमारे जहन में एक ओजस्वी वक्ताओं का समूह आता है। परंतु हालिया वर्षों में संसद सदस्यों की स्थिति मंदिर में बैठे उस बच्चे के समान हो गई जिसे पूजा अर्चना से कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब इनकी जो ये कला है ना लिखने की, इसी ने इन्हें 18th रैंक दिलाई। देखो, हालिया वर्षों में संसद सदस्यों की स्थिति मंदिर में बैठे उस बच्चे के समान हो गई जिसे पूजा अर्चना से कोई मतलब नहीं, वह खड़ा होता है तो सिर्फ प्रसाद पाने के लिए। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से ये लिखते हैं। जाहिर है जो जो भारतीय लोकतंत्र का विकास हो रहा है, संसदीय गुणवत्ता उत्पादकता का क्षरण हो रहा है। सर्वप्रथम संसद के कार्य दिवसों की गणना करें तो 1950 से 60 के दशक तक औसतन संसद 140 दिन चलती थी। हालिया में 70 दिन ही चल रही है, यानी सांसद संसद में बैठना ही नहीं चाह रहे। आधे हो गए लगभग। 1950 में 140 दिन संसद चलती थी, अब 70 दिन भी नहीं चलती। प्रति मिनट 2.5 लाख के खर्च से चलने वाली संसद, ये देखो आंकड़ा, उन्होंने फैक्ट लिखे हैं, आपको भी ये फैक्ट लिखने हैं, ये याद करने हैं। प्रति मिनट 2.5 लाख के खर्च से चलने वाली संसद का अधिकांश समय शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ता है। आप बताइए, आज हम जिस तारीख को बैठे हैं 3 सितंबर आज हो रही है,
3 सितंबर को क्या ये लाइन चेंज हुई है? नहीं हुई। आज भी शोर शराबा और हंगामे में कटती है चीजें। तब प्रति मिनट 2.5 लाख खर्चा होता था, शायद और बढ़ गया हो, 3 लाख हो गया हो प्रति मिनट। आप पे ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है, हालांकि ये तो कोचिंग वालों ने पूछा, यूपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लैंगिक समावेशन का अभाव, अर्थात मौजूदा संसद में केवल 11% महिलाएं हैं। तो आपको पता है क्या इस समय की संसद में कितनी परसेंट महिलाएं हैं? नहीं पता है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। महिला आरक्षण विधेयक 108वां संशोधन अरसे से लंबित है। अब जाके आरक्षण विधेयक आ गया दूसरा, ठीक है। संसद में बौद्धिक संपदा निवेश का अभाव है। कानूनी अड़चनों संबंधित संविधान संशोधन विशेषज्ञों की कमी के चलते कानून को न्यायिक समीक्षा के घेरे में आना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसे पास हो जाते हैं बिल जिनका बाद में सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि ये संविधान की दृष्टि से सही है या नहीं। दल बदल कानून के कारण संसद राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों की बजाय सिर्फ पार्टी रेखा पर ही चलती है। आप आज के परिणाम देख लो, कुछ दिन पहले सिर्फ हंगामा, सिर्फ हंगामा, सिर्फ हंगामा। कोई वो बात ही नहीं हो रही कि जनता की बात, कोई महंगाई की बात किसी के मुंह से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि भूले भटके निकल गई। ना महंगाई की बात, एसएससी के लड़के प्रोटेस्ट करते करते, लड़के मतलब लड़के लड़कियां दोनों प्रोटेस्ट करते करते बेचारे परेशान हो गए। किसी ने ढंग से संसद में आवाज उठाई, ढंग से संसद में चित्त हुआ, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। विपक्ष एक ही राग, लोकतंत्र, एसआईआर, चुनाव आयोग, ईवीएम, अडानी, राफेल, ये वो, कहीं ढंग की आवाज ही नहीं। युवा इतना परेशान है, कोई ढंग की बात कर रहा है। आप एक नेता का नाम बताओ, सत्ता पक्ष विपक्ष, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, आपका पीईटी वाला देखो इस सेंटर इतनी दूर चला गया। आप समीक्षा अधिकारी में, आपका यूपीएससी में कई क्वेश्चन ऐसे प्रीलिम्स में आते हैं जो गलत होते हैं, कोई उठा रहा है आवाज। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके लिए तैयार हैं, आप इन सब एग्जाम्पल्स को कहीं ना कहीं यूज करते रहिए, ठीक है। तो सिर्फ किताबें पढ़ने से यूपीएससी नहीं होता, मैं हर बार कहता हूँ। आपके ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग प्रोसेस यूपीएससी क्लियर कराती है। संसद की लाइब्रेरी एवं लेखन सूचना संदर्भ विभाग की में भी आवश्यक स्टाफ का अभाव है। अन्य देशों की संसदों से तुलना करें तो अमेरिकी कांग्रेस का सत्र वर्ष में 150 दिन, ब्रिटिश संसद 140 दिन चलती है, और हमारी संसद सिर्फ पार्टी पार्टी पार्टी। कोई नेता पार्टी लाइन से बाहर भी नहीं जा पाता। कोई नेता समझदार है, वो चाहे तो बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन नहीं, पार्टी ने आदेश दिया शांत बैठना है। समझ रहे हो, बोलेंगे वही जो मजेदार बोलते हैं, समझ रहे हैं ना आप। ये सब आपको कोट करना चाहिए, ठीक है। मैं केवल भाषण नहीं दे रहा, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, मेरा आपका दिमाग इससे ज्यादा चलना चाहिए, मुझसे ज्यादा चलना चाहिए। इस सभी समस्याओं के उपचार में निम्न समाधान सुझाव सुझाए जा सकते हैं। आपको भी समाधान देना पड़ेगा। संविधान की समीक्षा पर गठित आयोग द्वारा लोकसभा व राज्यसभा के कार्य दिवसों को नियत करने की सिफारिश को लागू करना चाहिए। कम से कम 120 दिन और 100 दिन कम से कम बैठा जाए। उड़ीसा राज्य द्वारा इस संदर्भ में एक बिल भी पारित किया गया है। पास हुआ कि नहीं वो महत्वपूर्ण है ना, पारित तो हुआ है। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना, ये हो गया है। अब बौद्धिक संपदा में पर्याप्त निवेश करना, कानून मंत्रालय की सिफारिशानुसार अमेरिका कांग्रेस इस संविधान संशोधन हेतु एक अलग समिति का गठन किया जाए। संविधान संसदीय समितियों की भूमिका बढ़ाकर प्रदान की जाए। अनुशासन की भी बात की गई है इनके द्वारा, चेक किया जिन्होंने, ठीक है। सम्मान दिया जाए निजी विधेयकों को भी। आप बताओ निजी विधेयक लास्ट टाइम कौन सा पारित हुआ था? आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ निजी विधेयक पे अगर क्वेश्चन आता है मेंस में लिखने को तो आपके पास कितना मटेरियल है? निजी विधेयक किस संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग पेश किया जाता है? निजी विधेयक किस दिन पेश किया जा सकता है? निजी विधेयक पेश करने के लिए कितने महीने पहले बताना पड़ता है? निजी विधेयक कौन पेश कर सकता है? निजी विधेयक किन विषयों पर पेश किया जा सकता है? निजी विधेयक लास्ट बार कौन सा पेश हुआ था और निजी विधेयक लास्ट बार कौन सा पारित हुआ है? निजी विधेयक जब से भारत आजाद हुआ तब से कितनी बार पेश हो चुके हैं? इतने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए। और मेंस के लिए निजी विधेयक पर इतना सब मसाला आपको तैयार होगा तभी आप मेंस में लिख पाएंगे। चलिए, आपको कम से कम निजी विधेयक पर समझ में आ गया होगा कि निजी विधेयक पर भी इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। कमेंट में देखते हैं कितने सवाल आपका इन जवाबों को आप देते हैं। दल बदल कानून में उचित संशोधन होने चाहिए। इस पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा था कल वाले उसमें, तो आप प्लेलिस्ट सेव करें, उसको फिर से देखें। उपयुक्त संशोधनों को लागू करने से ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व के सबसे
परिपक्व लोकतंत्र का परिचायक बन सकेगा, मंदिर के बालक को पूजा अर्चना का महत्व व उसमें निहित आनंद का मर्म समझ में आएगा। ये लिखने का तरीका जो है ना, क्या गजब, कहाँ वहां से यहाँ कनेक्टिविटी जोड़ दी। कई बार मूवी आप देखते होंगे तो स्टार्टिंग में कुछ दिखाया जाता है, फिर कुछ और कहानी चलती है, फिर ये यहाँ पे आके पट्ट से जुड़ जाती है आके। हिंदी साहित्य के है ना, हिंदी साहित्य में ये सब चीजें होती हैं। प्रयास अच्छा है, भाषा शैली प्रभावी बनाए। 6.5 नंबर कितने में? 15 में, 15 में 6.5 नंबर, तब भी ठीक है, मतलब उतने बढ़िया नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। इससे आगे काम कल देखेंगे, लेकिन आपसे कई क्वेश्चन पूछे गए, उनका कमेंट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर ही दिएंगे। जय हिंद, जय भारत।